नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने RBC रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में चर्चा किया था। RBC के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं WBC के बारे में चर्चा करूंगी। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। और RBC क्या था? लाल रक्त कणिकाएं। तो इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि यह रंगहीन होता है। ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं? आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ल्यूकोसाइट्स क्यों कहा जाता है WBC को? क्योंकि ये कलरलेस होता है, जबकि आपने देखा था RBC रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का था ड्यू टू हीम के कारण। हीमोग्लोबिन में हीम जो एक आयरन वाला पार्ट है, उसके कारण उसका कलर रेड था और इसका कलर है ही नहीं, कलरलेस है। इसलिए इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब RBC में हमने देखा था उसकी संख्या बहुत अधिक थी पूरी बॉडी में, और इसकी संख्या कम है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ये क्या काम करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, ये समझिए, ये हमारे बॉडी के लिए सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है। जब भी किसी भी प्रकार का जीवाणु, किसी प्रकार का विषाणु, किसी प्रकार का टॉक्सिन हमारी बॉडी में अगर उत्पन्न हो जाता है, बाहर से आ जाता है, तो ये क्या करता है? झट से WBC उनको घेर के मार देता है और ख़त्म कर देता है, निकल जाता है। इसलिए इसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। इस सेल को फैगोसाइट्स कहते हैं क्योंकि ये भक्षणकारी कोशिकाएं हैं। ये बाहरी जीवाणुओं, विषाणुओं, रोगाणुओं और जो भी हानिकारक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो मलेरिया के पैरासाइट हों, कालाजार के पैरासाइट हों, अथवा अन्य कोई भी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इवन कोरोना वायरस, जो कुछ भी आता है हमारी बॉडी में, जैसे ही आता है WBC सबसे पहले उस पर आक्रमण करता है, उनको घेर लेता है और उनको मार देता है। यह इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रतिरोधी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार से समझिए, जैसे हम भारत के लोग अपने अपने जोधपुर में, जयपुर में और जहाँ कहीं भी अपने अपने गाँवों में सुरक्षित हैं, शहरों में सुरक्षित हैं, तो किसके कारण सुरक्षित हैं? हमारी सीमा के चारों तरफ हमारे सैनिक लगे हैं, सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। और वो सेना जैसे ही बाहरी तत्व हमारे देश के भीतर घुसना चाहता है तो सेना वहीं उनको मार गिराता है। सुरक्षा प्रहरी वहाँ पर दिन रात जगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने हमारी बॉडी में हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए WBC रक्त में डाल दिया है कि जब भी किसी भी प्रकार का कोई रोगाणु, विषाणु, जीवाणु जब भी कभी प्रवेश करता है तो सबसे पहले WBC सब एक साथ इकट्ठा हो जाता है और उसको घेर के मार देता है। और ये इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। WBC की जो साइज होता है वो 10 से 20 मिली माइक्रोन होता है। 10 to 20 मिली माइक्रोन होता है। इसकी आकार में सभी रक्त कणिकाओं से बड़ा होता है, RBC से भी बड़ा है, प्लेटलेट से बड़ा है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी क्षमता है, भगवान ने इसको ऐसे क्षमता दिया है कि इस क्षमता के कारण यह जब कभी भी जरूरत पड़ती है और जहाँ पर रोगाणु या विषाणु रहते हैं तो ब्लड कैपिलरीज से होकर के, ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है उसको छेद करके इतनी जल्दी दुबला पतला बन जाता है, इतनी जल्दी अपने आकार को परिवर्तित कर लेता है। जैसे अभी आपने सुना, कोरोना वायरस क्या कर रहा है? आकार बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है। और म्यूटेशन होने के बाद विभिन्न प्रकार के अपने जो है अपना आतंक फैला रहा है। तो हमारा WBC भी उसी तरह का सैनिक की भांति, यो तो इसका जो नॉर्मल आकार 10 से 12-14 माइक्रोन होता है, मिलीमीटर, लेकिन जब कभी लगता है कि यह कोई विषाणु आ गया, कोई जीवाणु आ गया, हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचाएगा, तो यह फट अपना आकार बदल लेता है, पतला दुबला हो जाता है। और जो ब्लड कैपिलरीज है,
अब ब्लड कैपिलरीज के छिद्रों से बड़ी आसानी से निकल जाता है और यहाँ पर घेर करके उसको मार देता है। और इसमें और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अमीबा की तरह, अमीबा आपने देखा है, सुना है, तो अमीबा की तरह ये कूटपाद बना देता है, झूठा पैर बना लेता है। मान लो ये क्या है, WBC जब जरूरत पड़ती है, जहां देखता है कि कोई विषाणु जीवाणु आए हैं जो, या कोरोना वायरस आया है, तो फट ये अपना आकार बदल लेता है। और आकार बदलने के बाद मान लो यहाँ पर कोई जीवाणु या विषाणु है, तो ये अपने पैरों से, झूठे वाले पैरों, कूटपाद जिसको कहते हैं सीडोपोडिया, झूठे वाले पैरों से इसको घेर लेता है और उसको मार देता है, निगल जाता है, डैमेज कर देता है। इस प्रकार से हम अपनी विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षित रहते हैं। अन्यथा आज आप देखते हो कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया है कि हमारा अगर प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी पावर कम है, तो हमारे बॉडी के भीतर कोरोना वायरस ने बड़ी आसानी से प्रवेश करके हमें अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने से क्या मतलब है, हमारा दमदार है WBC, हमारा सेना जो है बॉडी का, हमारा जो ब्लड का सेना है WBC बड़े दमदार है और ये बड़ी जल्दी से उसको खत्म कर देता है, मार के खत्म कर देता है। तो कोरोना वायरस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, वो सामान्य सर्दी बुखार की तरह आया और चला गया। इसी तरह से कई प्रकार की बीमारियां हैं, रोज नित्य प्रतिदिन हमारे बॉडी में सांस के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से कितने प्रकार के जीवाणु, विषाणु या रोगाणु प्रवेश करते हैं, लेकिन वे सब अपना आतंक हमारी बॉडी में इसलिए नहीं दिखा पाते हैं, वे सब अपना रोग नहीं फैला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास WBC है और ये WBC ही उनको मार के खत्म कर देता है, भक्षण कर जाता है, उनको खा जाता है। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को भक्षणकारी कोशिकाएं कहते हैं। अब ये देखिए, इनकी संख्या मैंने क्या बताया, 6000 से 8000 नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गया, मान लो मलेरिया हो गया, या मान लो आपके कोरोना वायरस हो गया, या कोई बुखार हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब इसकी संख्या, इन्फेक्शन की स्थिति में इसकी संख्या 30,000 मिलीमीटर घन जो है ना बढ़ जाता है ब्लड में। ये बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये 6000 से 8000 तक असहाय हो जाता है। कहते हैं इतना तो जब लड़ाई होती है, रोगाणु विषाणु भी तो अपना प्रभाव डालते हैं, तो इन दोनों के बीच में युद्ध चलता है, लड़ाई चलती है। अगर विषाणु दमदार निकला, जहर फैलाया और WBC को हरा दिया अपने युद्ध कला में, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हमारा WBC उनको हरा दिया, बाहरी जीवाणु विषाणु को खा गया, उनको चौपट कर दिया, तब हम बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये क्या करता है WBC, जब कभी भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में बुखार के कारण, या कोई और जैसे जल जाने पर या कट जाने पर या कोई घाव होने पर, तो वहाँ पर ये अपना इन्फेक्शन की स्थिति में ये अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और संख्या इसका हो जाता है 3000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। समझ आ गई बात को। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई, अब देखो आगे। WBC के टाइप्स अगर देखोगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रैनुलर और दूसरा होता है एग्रैनुलर। ग्रैनुलर क्या, कण वाला, जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, वो कहलाता है ग्रैनुलर। ग्रैनुल मीन्स कण, छोटे छोटे कण। तो जब साइटोप्लाज्म में, WBC के साइटोप्लाज्म में अगर छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। और जब साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का कोई कण नहीं दिखाई पड़ता है, तो अब ये कहलाता है ए ग्रैनुलर या नॉन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। समझ आ गई बात को। ग्रैनुलर जिसको हम कहते हैं कण वाला, जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो ये होता है ग्रैनुलर। और एग्रैनुलर में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं दिखाई पड़ता है, तो एग्रैनुलर कहलाता है। अब ग्रैनुलर को भी हम अगर देखते हैं तो इनको ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे इसको देखोगे आप, जब इनके जो कण हैं, अगर इनके कण एसिड या बेस रंगों से अभिरंजित हो जाते हैं, रंग जाते हैं,
तो इसके आधार पर ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग क्या है? एसिडोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। मतलब 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एसिडोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। मेरे दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि श्वेत रक्त कणिकाएं का कौन सा कोशिका फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, किसके कारण कौन सर्वाधिक भक्षणकारी कोशिकाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि WBC के जितनी भी कोशिकाएं सब भक्षण का काम कर रही हैं, सब बाहरी विषाणुओं जीवाणुओं को भक्षण करती हैं, सब खा जाती हैं, सबको निगल लेती हैं, सबको डैमेज कर देती हैं। इसके बावजूद अगर आता है प्रश्न में तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो सर्वाधिक एक्टिव है और बाहरी जीवाणुओं विषाणुओं को नष्ट कर देती है। तब देखिए, पहला आता है एसिडोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स में क्या होता है? ये एसिडिक, जिसको हम इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इयोसिनोफिल भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, इयोसिनोफिल्स, जिसको हम इयोसिनोफिल भी बोलते हैं, एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ये आकार में 10 से 12 मिली माइक्रोन होता है। इनका आकार कितना होता है? 10 से 12 मिली माइक्रोन। और ये ब्राइट पिंक, जब इनको एसिड रंगों से रंगते हैं तो इनके न्यूक्लियस कैसा दिखता है? चमकीला गुलाबी रंग का, ब्राइट पिंक ये दिखता है। कैसा दिखेगा ये? ब्राइट पिंक कलर का ये दिखता है। और इसके रक्त में इसका जो परसेंटेज है WBC की, इन कोशिकाओं की जो मैंने बताया एसिडोफिल्स ल्यूकोसाइट्स की, परसेंटेज 2 से 6% तक होता है, 2 से 6% तक होता है। और ये अम्लीय रंगों द्वारा अभिरंजित हो जाती हैं। इनका नेचर भी फैगोसाइटोसिस ही होता है, भक्षणकारी होता है। और इस स्थिति में जब कोई स्किन डिजीज हो गया, फोड़ा फुंसी घाव हो गया त्वचा में, हे फीवर हो गया या एस्थमा हो गया, तो इस स्थिति में आप देखते हो एसिडोफिल्स में जो 2 से 6% कोशिकाएं हैं ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं इस स्थिति में। अब देखते हैं अपन बेसोफिल्स के बारे में। तो जो बेसोफिल्स होता है, फिल्स का मतलब होता है लव करना, लविंग समझिए, कि जो जिन कोशिकाओं को एसिडिक रंगों के प्रति प्यार हो, एसिडिक रंगों के प्रति प्रेम हो, तो वो कहलाता है एसिडोफिल्स, है ना। कलर कैसा है इसका? ब्राइट पिंक, आकार 10 से 12 माइक्रोमिलीमीटर, और परसेंटेज ल्यूकोसाइट्स में 2 से 6। कब बढ़ जाता है? कोई स्किन डिजीज हो जाता है, कोई कट फट जाता है, हमारे घाव हो जाते हैं स्किन में, या हे फीवर हो जाता है, एस्थेमिक स्थिति, और किसी व्यक्ति को अगर दमा का शिकायत है, तब ये इस स्थिति में इसकी जो परसेंटेज है 2 से 6 से आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं अपन बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का मतलब हुआ वो कोशिकाएं, वो ल्यूकोसाइट्स जो क्षारीय रंगों में रंग जाता है, अल्कलाइन रंगों में रंग जाता है, और इसका रंग होता है नीला। कोशिकाएं होती है रफ आकार की, कोशिकाएं इनकी रफ आकार की होती हैं, और इसकी परसेंटेज होता है 1%, 1% होता है पूरा ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स अपन ने कितना देखा था? 6000 से 8000 जनरल। तो इसकी परसेंटेज होती है इन कोशिकाओं की 1% तक होता है, मतलब इनकी संख्या 1 से 100 तक हो सकती है। और अगर बेसोफिल्स की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हम बेसोफिलिया कहते हैं। एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है बेसोफिलिया क्या है, बेसोपिनिया क्या है। तो बेसोफिलिया किसको कहेंगे? जब हमारी स्थिति क्या
जब बेसोफिल की संख्या अधिक हो जाता है तो उसको बेसोफिलिया कहते हैं, और जब बेसोफिल की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हम इसको बेसोफिलिया कहते हैं, और जब उनकी सामान्य से कम हो जाता है तो उसको हम बेसोपिनिया कहते हैं। तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया क्या? एक तो बेसोफिलिया और दूसरा हो गया हमारा बेसोपिनिया। बेसोफिलिया मतलब बेसोफिल कोशिकाओं की संख्या अधिक होना, बेसोपिनिया बेसोफिल कोशिकाओं की संख्या कम होना। और अब ये देखो इसका क्या काम है, काम क्या करता है? ये बेसोफिल कोशिकाएं जो होती हैं हिस्टामिन का सेक्रेशन करती हैं, हिस्टामिन का सेक्रेशन करती हैं, और इनके सेक्रेशन के कारण जो हमारी नलियां हैं, कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, वो उसका जो डायमीटर है फैल जाता है। क्या होता है? ये फैल जाता है। वैसोडाइलेशन मतलब फैलना, ये फैल जाता है। फैलने के कारण जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर घुस जाएंगी। अब घुस करके फिर क्या करेंगी? जो भी जीवाणु या विषाणु यहाँ बैठे हुए हैं, पैथोजेंस बैठे हुए हैं, उनको घुस करके यहाँ छेड़ करके मार देती है। समझ आगे बात? तो क्या करता है ये हिस्टामिन जो है वैसोडाइलेशन को बढ़ा देता है। वैसोडाइलेशन मीन्स ब्लड कैपिलरीज या ब्लड के जो वाहिनियां हैं उनको, उनके दीवारों को, उनके डायमीटर को बढ़ा देता है, फैला देता है। और दूसरा इसका क्या काम है? हिपेरिन का सिक्रेशन करती हैं ये। हिपेरिन का सिक्रेशन करने के कारण ब्लड फ्लो, जो रक्त का प्रवाह है वो हमेशा बना रहता है। रक्त कैपिलरी जो आपके धमनी है, ये सिराओं में जम नहीं पाता है। प्रश्न आपको आ सकता है ना कि हमारे धमनी और सिराओं में क्यों नहीं रक्त जमता है? तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था क्यों नहीं जमता है। आज फिर बता रही हूँ कि हिपेरिन ब्लड फ्लो में सेक्रेट करता है बेसोफिल्स ग्लूकोसाइड्स, जिसके कारण रक्त का प्रवाह हमारे बॉडी में निरंतर बना रहता है और रक्त जम नहीं पाता है। और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूट्रोफिल्स का है। ये आकार इनका 10 से 14 माइक्रोमीटर है, मतलब इनसे बड़े हैं। ये 10 से 12 माइक्रोमीटर का है। बेसोफिल भी, इनका भी आकार इतना ही है, 10 से 12 माइक्रोमीटर है। ये भी 10 से 12 माइक्रोमीटर इनका है। और इनका न्यूट्रोफिल्स का जो आकार होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। और इनकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज होती है 40 से 75%। कितनी होती है इसकी? 40 से 75% न्यूट्रोफिलिया है। अच्छा, न्यूट्रोफिलिया किसको कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रोफिलिया? तो अभी मैंने बताया अगर बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल सेल्स, अगर बढ़ जाता है तो वो कहलाता है न्यूट्रोफिलिया। और इस स्थिति में कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। और न्यूट्रोपिनिया का मतलब क्या हुआ? घट जाना। अगर सामान्य से इसकी संख्या घट जाती है तो अब ये न्यूट्रोपिनिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फिर न्यूट्रोपिनिया कहलाता है। और इसका जो रंग है, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं की सबसे बड़ी जो एक खासियत है, खूबी है, वो ये कि ये एसिड रंगों में भी अभिरंजित हो जाता है और आपके बेसिक रंगों से भी, मतलब क्षारीय रंगों से भी ये रंग जाएगा। इनकी क्षारीय रंग भी इनको रंग देंगे और अम्लीय रंगों द्वारा भी ये अभिरंजित हो जाएंगे। इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्यों कहते हैं इसको न्यूट्रोफिल्स? दोनों रंगों के द्वारा, ये क्षारीय रंगों द्वारा भी अभिरंजित हो जाते हैं और अम्लीय रंगों द्वारा भी अभिरंजित हो जाते हैं। इनका रंग होता है बैंगनी गुलाबी। इनके जो सेल्स होते हैं रंगने के बाद, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, उनके जो कण हैं, वो बैंगनी गुलाबी रंग के दिखते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जब हमारी कोशिकाओं में जब न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है 11,000 पर मिलीमीटर क्यू से ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाती है तो ये न्यूट्रोफिलिया कहलाती है। और ऐसा रोग की स्थिति में होता है तो ये देखो तब न्यूट्रोफिलिया कहलाता है। और ये कब बढ़ेगा? जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, जब कोई किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर लिया, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे और कुछ हो, तो उसके
बढ़ते ही ये न्यूट्रोफिल्स का मुख्य काम है निगलना। जैसे भी बाहरी तत्व आता है, जैसे भी बाहरी एंटीजन आता है, जैसे भी बाहरी चीज़ आती हैं, पैथोजेंस जैसे भी आया, ये फट वहाँ पर चला जाता है और उसको जा करके उसको घेर के मार देता है। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या कब बढ़ जाती है? जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है। कब बढ़ जाती है? जब कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस किसको कहते हैं? थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? किन्हीं कारणों से होता है। कोरोनरी जो हार्ट वाली धमनियां हैं, दिल की धमनियों को कोरोनरी, और थ्रोम्बोसिस कहते हैं खून का जमना। तो अगर वहाँ दिल की धमनियों में अगर किसी प्रकार का कोई जमाव होता है तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स पहुँचता है अपने सेनाओं के साथ लेकर के, अपने सब दोस्तों के साथ लेकर के, और फिर वहाँ मारने की कोशिश करता है। तब इस स्थिति में इनकी संख्या न्यूट्रोफिल्स की बढ़ जाती है। अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है किन्हीं कारणों से, जैसे आप चल रहे हो, गिर गए, खरोंच लग गया, कई बार आप गिर जाते हो, स्कूटर से गिर जाते हो, साइकिल से गिर जाते हो, चलते फिरते गिर जाते हो, तो आपको टिश्यू, वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, हाथ छिल जाते हैं, घुटना छिल जाता है। तब उस स्थिति में भी न्यूट्रोफिलिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। और कब होगा? और अब देखिए, बर्निंग, अगर जल जाते हैं, खाना पकाते जल जाते हैं, कई बार तवा से अपना हाथ छू जाता है, या गर्म कढ़ाई से अपना हाथ जल जाता है, रोटी से जल जाता है, किसी चीज़ों से जल जाता है, तो जलने की स्थिति में भी न्यूट्रोफिलिया में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और किसमें होगी? रियूमेटिक फीवर में। रियूमेटिक फीवर अगर हो गया, बुखार हो गया, तब पर भी न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाता है। और अगर तीव्र गठिया किसी को हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, गठिया यही होता है ना, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो गाउट की स्थिति में भी न्यूट्रोफिल्स की जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। माइक्रोफिलिया की स्थिति में संख्या में वृद्धि। और इसके अलावा क्या होता है? देखो, न्यूबॉर्न, जो नवजात शिशु हैं, उनमें भी इनकी ज़्यादा होती है संख्या। डिलीवरी, जो प्रसूता महिलाएं होती हैं, उनमें भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आप मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान होते हैं तो बढ़ जाती है। तो प्रेग्नेंट मदर में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होता है, कोशिकाओं की संख्या। न्यूबॉर्न में ज़्यादा होता है। स्ट्रेस कंडीशन में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ज़्यादा होता है। तो आपने ये देखा कि ये कोशिकाएं और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? मुख्य काम है न्यूट्रोफिल्स का फैगोसाइटोसिस, जो मैंने अभी बार बार बताई हूँ। अगर इन चीज़ों में से अगर पूछा जाए, हालांकि सबका काम है फैगोसाइटोसिस, लेकिन न्यूट्रोफिल्स का मुख्य काम है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, भक्षण करना, खा जाना या निगल जाना। फैगोसाइटोसिस तो क्या करता है? अगर न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं कोई ऐसा दमदार माइक्रोबियल आ गया, इन्फेक्शन हो गया, जो कि न्यूट्रोफिल्स को ही मारना शुरू कर दिया, न्यूट्रोफिल्स को ही मारना शुरू कर दिया, तब क्या करोगे आप? तब क्या करता है ये? इस स्थिति में जो पस बनता है, जैसे मान लो कि अभी मैंने कहा ना कि गिर गए, पस बन गए, गिरने के बाद क्या होता है? खुरच जाता है, घाव बन जाता है, पस बनता है। तो जो पस है, उस पस में क्या होता है? कुछ तो न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं होती हैं, कुछ इसने जो मारा है, किसको? बाहरी पैथोजेंस को, वो रहती है। कुछ डेड सेल्स रहते हैं और कुछ जीवित कोशिकाएं रहती है। तो पस में क्या रहता है? ये सारी चीजें रहती है, जो पस बनता है अपने घाव वाव के कारण, ऊंड के कारण, जो छिल जाता है। और कई बार आप देखते हो पस बन जाता है। पस में क्या रहती है? डेड सेल्स रहती हैं, न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं रहती हैं, कुछ लाइव पैथोजेंस रहते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, ये रहते हैं। और दूसरा इसका क्या काम है?
फ्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोजेंस ये स्रावन करते हैं इनका। किसका? लेकोट्रिन्स का और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और तीसरा स्रावन करती हैं थ्रोम्बोजेंस का। ये कौन करता है? आपकी न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं ही कर रही हैं, न्यूट्रोफिल्स। और ये कोशिकाएं स्रावित करती हैं, जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जहां कहीं भी सूजन आ गया है, ये सूजन को, ये इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देती हैं, राहत पहुंचाती हैं। और 3 जो था वो आपको याद होगा, मैंने लेकोट्रिन्स बताया, वापस देखिए मैंने मिटा दिया था, वापस लिख देती हूँ। लेकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थर्ड है आपका थ्रोम्बोजेंस। ये इनका स्रावन करती है और ये मिलकर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रोफिल्स क्या काम कर रहा है? फैगोसाइटोसिस के काम कर रहा है और दूसरा सूजन को कम कर रहा है। और न्यूट्रोपेनिया की स्थिति में क्या होता है? ये न्यूट्रोफिल्स मलेरिया और हो जाता है, या टाइफाइड हो जाता है, या पैराटाइफाइड हो जाता है, तब इस स्थिति में न्यूट्रोपेनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति में इनकी संख्या जो 6000 से 8000 होना चाहिए था, वो घट करके सामान्य से कम हो जाता है। ये कब देखने को मिलता है? खास करके जब टाइफाइड या पैराटाइफाइड हो जाता है तब। और ये हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स के बारे में। हम समझते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा जो था वो था ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ग्रैनुलर में हमने पढ़ा एसिडोफिल, दूसरा पढ़ा हमने बेसोफिल, और तीसरा पढ़ा हमने कौन सी? न्यूट्रोफिल। अब जो ए ग्रैनुलर था, इसको ये लगा दोगे तो ए ग्रैनुलर हो जाएगा। और इसके 2 प्रकार के टाइप, इसके 2 टाइप्स हैं। इसकी कोशिकाएं जिसके साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का कोई कण नहीं मिलता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। तो इनको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट के प्रकार हैं। एक ग्लैनुलर में भी 2 प्रकार हैं। एक तो होता है लिम्फोसाइट और दूसरा इसका है, यहां से ऐसे देखिए इसको, एक ग्लैनुलर में 2 हो गए। एक हो गया तुम्हारा मोनोसाइट और ये होता है 20 से 25% हिस्सा बनाता है अपना संपूर्ण WBC का। आकार में सबसे बड़ा होता है 10 से 20 मिली माइक्रोन मोनोसाइट। और इसका जो दूसरा है, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं ग्रैनुलर, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट समझ गए होंगे, लिम्फ से बना है। और ये लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं यहाँ पर। और एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ। आगामी वीडियो में मैं ज़्यादा बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं तो इतना ही जानते हैं कि ये जो मोनोसाइट है ये मैक्रोफेज सिस्टम को, इसको मैक्रोफेज सिस्टम कहते हैं मोनोसाइट को। ये मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम एक ग्रेनुलर को पढ़ते हैं तो मोनोसाइट को भी पढ़ना पड़ेगा, टी लिम्फोसाइट को भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा और बी लिम्फोसाइट्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए और आपसे प्रश्न आ सकता है। कुछ प्रश्नों को, कुछ टिप्स को मैं बता रही हूँ कि बेसोफिलिया किसको कहते हैं, बेसोपेनिया क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू कहाँ से बनता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, डब्ल्यूबीसी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैगोसाइटोसिस की क्रिया जो करता है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, जो आपके डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। कई बार आप पूछते हो कि मैडम कोई किताब मुझे बताइए जो टीजीटी पीजीटी नेट में काम आए। मेरे दोस्तों, मैं दोबारा कहती हूँ, किसी भी किताब से कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के नहीं दे सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और 3 चीज़ और है इसमें, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जिसे सभी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आपके एवरेज होते हैं जो 50% तक होते हैं, और 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, वही आपको टॉप तक पहुंचाते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन कैसे करोगे आप? हार्ड मीन्स जो डेप्थ में जाता है वो हार्ड क्वेश्चन हो गया। जो ईजी है, जैसे डब्ल्यूबीसी आप सब जानते हो कि संख्या इसकी कम होती है, 6000 से 8000 होती है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी में पूछा जाए कि इसकी कौन सी कोशिकाएं भक्षणकारी कोशिकाएं हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने एसिडोफिल पढ़ा, बेसोफिल पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, लिम्फोसाइट पढ़ा, मोनोसाइट पढ़ा, फिर टी लिम्फोसाइट पढ़ा, बी लिम्फोसाइट पढ़ा। जब तक आप इनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से उनकी कितनी परसेंटेज होती है, किस स्थिति में उनकी संख्या बढ़ जाती है, किस स्थिति में उनकी संख्या कम हो जाती है, ये आपको जानना जरूरी होता है। अब इसमें से अगर ये पूछा जाए हिपेरिन कौन सी कोशिकाएं द्वारा स्रावित होती हैं, अब आपको पता ही नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा हिपेरिन का स्रावन होता है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैपिलरीज के डायमीटर को बढ़ाने वाली कौन सी कोशिकाएं किस हार्मोन का स्रावन करती हैं, या किस पदार्थ का स्रावन करती हैं, कौन सा सब्सटेंस का स्रावन करती हैं। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन कर रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसोफिनिया किसको कहते हैं, बेसोपिनिया किसको कहते हैं, बेसोफिलिया किसको कहते हैं। फिलिया मीन्स होता है संख्या को बढ़ जाना, पिनिया मीन्स होता है संख्या को घट जाना। इसी तरह से फैगोसाइटोसिस अगर पूछेगा कि क्या होता है फैगोसाइटोसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिकाओं को भक्षण कर जाती है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी तरह मोनोसाइटोसिस, यहाँ पर मोनोसाइटोफिलिया नहीं है, यहाँ पर मोनोसाइटोसिस कहलाता है जब इसकी संख्या, मोनोसाइट की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और मोनोसाइटोपिनिया जब मोनोसाइट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब मैं ग्रेनुलर पढ़ा चुकी हूँ, एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।